हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने आज बोला था आप लोगों को कि हिंदी व्याकरण का वन शॉट जितने भी सिलेबस में आपके हैं 4 चैप्टर, कारक, समास, वाक्य और वाच्य, चारों को मैं एक जगह करवाऊंगा। तो ये चारों टॉपिक आज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि कारक, पहले तो कारक क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और कैस किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मेनली तो हमें वही सीखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। ये चारों टॉपिक से किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं और हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे सिलेबस में कारक है, फिर समास है, वाक्य और वाच्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, और कारक से रिलेटेड जितने जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उस प्रश्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कारक। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा कि कारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। और स्टूडेंट, ये जो आज की क्लास में जो हम पढ़ाएंगे उसको बस उसका जो नोट्स है ना वो आपको हम शेयर कर देंगे नोट्स, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये हमारे खुद, मैंने खुद से ये नोट्स तैयार किए हैं। इसमें ये जो हमारा नोट्स है ये हमने खुद से ही तैयार किए हैं नोट्स। और इसको सबसे आसान भाषा अगर कहीं है तो ये यहाँ हमारे नोट्स में है कि इसको चारों टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में हमने लिख के आया है, अपने अपने से समझ के इसको चारों को। तो क्लास के बाद हम इस नोट्स को आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे और आप लोग इस नोट्स को अच्छे से, आप चाहे तो आप अपना फेयर कॉपी में उतार सकते हैं या फिर वहां से पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इस टाइप के भी एक बार प्रश्न आए थे कि एमसीक्यू में कि हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। और 8 जो कारक हैं आपके, उसमें आठों कारक में आपको 8 कारक का नाम याद रखना होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, ये सभी कारक हैं। अब हम अगर देखेंगे एक एक करके, अगर कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो कर्ता कारक जैसा कि नाम में ही है कर्ता, जो क्रिया को करेंगे उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, अर्थात जो जिसके द्वारा कुछ किया जाएगा, जिसके द्वारा कुछ किया जाएगा उसे ही हम लोग कहेंगे कर्ता कारक। जैसे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, हमने जीवन पाया है, बालक पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई क्रिया है और इसे कौन कर रहा है, बालक। तो बालक पढ़ता है हो गया कर्ता कारक। तो एक एक करके हम यहाँ लिखते भी है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कारक, और सबसे पहला कारक है कर्ता। क्या मैंने बताया कि कर्ता कारक मतलब क्रिया के करने वाले का बोलो, क्रिया के करने वाले, अर्थात बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, ये हो गया। दूसरा क्या है, कर्म कारक, कर्म। कर्म कारक क्या होता है स्टूडेंट, कर्ता कारक तो क्रिया करने वाले हो गए, और कर्म कारक क्या होता है, क्रिया करके उसका प्रभाव, क्रिया करने वाले का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा। अर्थात अगर हम कुछ काम करेंगे और उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ेगा, हम अगर कुछ काम किए और उसका प्रभाव या फल जिस पर भी पड़ेगा, व्यक्ति वस्तु, तो वो होगा कर्म कारक। तो क्रिया करने का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो ये हो जाएगा
तो कर्ता कारक, कर्म कारक और तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक क्या होगा? करण कारक मतलब कि जिस भी साधन, साधन यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। करण कारक मतलब साधन, यहाँ साधन को, साधन शब्द को आप याद रखिएगा कि क्रिया करने के जो साधन है, कि हम अगर कुछ क्रिया करें तो कुछ ना कुछ साधन होगा। जैसे अगर मुझे लिखना है तो लिखने का साधन क्या है? पेन है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि बालक कलम से लिखता है, बालक कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, बालक कलम से लिखता है। तो लिखना एक क्रिया हुआ और इसका साधन क्या है? कलम। तो बालक कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन क्या हो गया? कलम हो गया। तो यहाँ पे जो कलम है ये एक साधन है, ठीक है। जैसे हमें कहीं जाना है, यहाँ से कहीं दूर, तो बहुत से ट्रांसपोर्ट के साधन है, बस, ट्रक, ट्रेन, बस। तो जिस भी साधन से हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो वो एक साधन हो जाता है। इस तरह से हम अगर लिखे, क्रिया किए, तो वो कलम जो हमारा लिखने का साधन है। तो करण कारक में क्या होता है कि क्रिया करने के साधन का संज्ञा। ऐसे तो हमें पूरा सेंटेंस बनाना है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का पता चले उसे ही करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिखता है। अभी आप लोगों को हम बस एक ट्रिक से समझा रहे हैं शॉर्ट में, लेकिन आप लोग जब नोट्स में देखिएगा तो पूरा नोट्स में मैंने पूरा लिखा हुआ है उसका परिभाषा। फिर हम लोग कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, फिर हम लोग संप्रदान कारक या अपादान कारक, जो भी है संप्रदान कारक। तो स्टूडेंट, फोर्थ नंबर क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, जैसे कुछ, तो संप्रदान कारक में क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए, जिस जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ आप ट्रिक देख सकते हैं, संप्रदान, प्रदान। यहाँ पे इसके नाम में ही आप आंसर पता कर सकते। प्रदान, प्रदान मतलब किसी को कुछ देना, प्रदान करना। तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। अगर इस वर्ड से आप समझे रहेंगे तो परिभाषा बना देंगे आप सेंटेंस से, भूल नहीं पाएंगे। प्रदान, संप्रदान मतलब प्रदान, प्रदान मतलब कुछ, किसी को कुछ देना। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे बालक को बर्फी दे दो, बालक को बर्फी दे दो। तो बालक को यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्फी दे देना।
तो ये आपका हो गया संप्रदान कारक। फिर 5 नंबर में आपका है आपादान कारक। आपादान, तो यहाँ ये काफी आसान है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध है। अलगाव, बहुत बार अलगाव भी बोल देता है, अलग भी बोल देता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो, कोई दो वस्तु जब अलग हो जाते हैं आपस में, तो उन्हें हम लोग कहते हैं आपादान कारक। आपादान कारक में दो वस्तुएं अलग जब होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरना मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो गया। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक है कि अलग, अलग। तो जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का अर्थ प्रकट होता है, अलग होने का, उसे हम लोग आपादान कहते हैं। दो वस्तुओं जब अलग हो जाते हैं आपस में, जैसे पेड़ से पत्ता का अलग होना, ठीक है। तो अलग। 6 नंबर है संबंध कारक। संबंध, संबंध कारक जैसे कि इसके नाम में संबंध यानी रिलेशन, संबंध दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं, जैसे राम की पत्नी, उसका भाई। तो यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे राम की पत्नी, तो राम और उनकी पत्नी, तो ये संबंध को बता रहा है। तो संबंध कारक में क्या होता है, काफी आसान है। संबंध मतलब रिलेशन को दिखाना, संबंध बताना दो व्यक्तियों के बीच। तो राम की पत्नी, उसके भाई। तो ये तो आप इसके हिसाब से परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के स्टार्टिंग का, अभी तक आप लोगों ने अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बात, कि जितने भी कारक हैं सभी में स्टार्टिंग का जो पॉइंट लिखना है ना, वो यहाँ लिखना है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, उसके बाद ही आपको इन सब चीजों का यूज करना है। तो संबंध कारक में क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से, संज्ञा वाले शब्दों से पता चले या प्रकट हो, उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं, जैसे राम की पत्नी, उसके भाई। फिर हमारा जो 7 नंबर है, और 8 लास्ट, अधिकरण, संबोधन। स्टूडेंट्स, अधिकरण कारक और संबोधन कारक ये लास्ट दो बचे। अधिकरण कारक में क्या होता है, जो आपका मेन, जैसे मैंने करण कारक में बताया था कि साधन वर्ड को आपको याद रखना है, उसी तरह से अधिकरण कारक में आधार, यानी तालाब में, जैसे तालाब में कमल खिले हैं, तो तालाब में कमल खिले हैं, तो कमल जो है वो तो तालाब में खिले हैं, यानी आधार दिखा रहा है। जो तालाब है उसमें कमल खिले हैं, यानी तालाब जो है वो आधार को दिखा रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, यानी कमल का खिलना एक क्रिया हुआ, और वो क्रिया कहाँ, आधार आधार पे हो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का हमें पता चल रहा है कि तालाब में कमल खिले हैं, तो क्रिया के आधार का पता चलता है। इस तरह से अधिकरण कारक होता है। संबोधन, जैसा कि नाम में है संबोधन, संबोधन मतलब ये होता है किसी को बुलाना या पुकारना, संबोधित करना मतलब किसी को बुलाना, तो मैंने लिखा पुकारना।
तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, संज्ञा यहाँ आसान है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, रे, इस तरह से हम लोग अक्सर ये सब वर्ड यूज करते हैं बुलाने के लिए किसी को, हे, अरे, रे। तो ये थे 8 कारक जिनके परिभाषा आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं फिर से अभी एक बार आप सभी लोगों को कारक रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले था कि कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, उसे कारक कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। वो 8 कारक ये आपके सामने: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इसके बाद इन सभी 8 कारक का आप परिभाषा। तो कर्ता कारक में जैसे कि नाम में ही है कर्ता, क्रिया के करने वाले का बोध है, जैसे बालक पढ़ता है। कर्म कारक मतलब क्रिया करने का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, जिस व्यक्ति या वस्तु पे, उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक में साधन था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, उसे। संप्रदान, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिखाया था आप लोगों को, प्रदान करना, किसी को कुछ देना, तो वो ये हो गया। आपादान मतलब अलग होना, दो वस्तुओं का अलग होना। संबंध यानी संबंध मतलब रिलेशन को दिखाना कि राम की पत्नी, उसके बाद दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को दिखाना। अधिकरण में था क्रिया के आधार, आपको यही याद रखना, क्रिया के आधार। जैसे तालाब में कमल खिले। संबोधन मतलब संबोधित करना, किसी को बुलाना या पुकारना, जैसे हे, अरे, रे। तो इस तरह से आप 8 परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं इस ट्रिक के साथ। और मैंने तो अभी ऐसे आपको पढ़ा दिया है शॉर्ट में, बट आपको जब नोट्स मिलेंगे, उस नोट्स में आपको पूरे अच्छे से एकदम कर्ता कारक, कर्म कारक, अलग अलग सभी कारक की परिभाषाएं लिखी गई है। तो आप लोग वहां से उसको रीड कर लीजिएगा। वहां से रीड करते वक्त आप लोग को बहुत आसानी होगा, क्योंकि आपने यहाँ तो समझ लिया ट्रिक के साथ कि यहाँ पे कर्ता, क्रिया के करने वाले, कर्म जिसका प्रभाव पड़े, करण में साधन, बस आपको सेंटेंस बनाना होगा, वहां पे वाक्य बनाने होंगे बस। तो इस तरह से ये था। और अभी एक और इम्पोर्टेंट कारक में, कारक की विभक्ति चिन्ह होती है। आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा कि कारक के विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। इन सभी 8 कारक जो है, इनके विभक्ति चिन्ह। तो स्टूडेंट्स, ये 8 कारक हैं। अभी अभी आपने पढ़ा 8 कारक। इसके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता में क्या होता है, कर्ता ने। उसके बाद कर्म में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को या फिर कोई चिन्ह नहीं, कर्म से या के द्वारा। संप्रदान को या के लिए।
आपादान से संबंध का ही के राशि में या पर अधिकरण में या फिर पर और संबोधन से खड़े तो विभक्ति चिन्ह जो है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। विभक्ति चिन्ह दे दिए जाते हैं और नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं कि बताना रहता है आप लोगों को कि वो कौन सा कारक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा पर किस, और क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 कारक के नाम। तो आपको अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि पर जो है अधिकरण कारक का है, पर जो है वो अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा अरे, तो अरे क्या है, संबोधन कारक का। अब जैसे कर्ता ने, आपको ये पूरा याद होना चाहिए और आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा होता है, के द्वारा। संप्रदान को या फिर के लिए। अपादान से, तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जैसे करण में भी से होता है, आपादान में भी से होता है। बस अंतर यह है कि आपादान में जो से होता है वहां पे दो वस्तुओं को अलग होने का जब बोध हो तब। जैसे अगर आपका पेड़ से पत्ता गिरा तो वहां पे तो पेड़ और पत्ता अलग हो गया ना, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो यहाँ पे आपका आपादान होगा। ठीक है, तो जब दो अलग होने का बोध प्रकट हो तो वहां पे आपादान वाला से। संबंध में होता है आपका का, की, के। जैसे राम की पत्नी, हमने आपको पढ़ाया था राम की पत्नी, ठीक है, उसका श्याम का भाई, तो का आ जाएगा। इस तरह से रा रे री, इस तरह से ना नी। और अधिकरण में होता है या फिर पर होता है। और लास्ट में संबोधन में को पढ़ाया था मैंने हे, अरे, रे, इस तरह से। यह आपको पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 100% ही इस बार भी ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपको विभक्ति चिन्ह दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा कारक। 2 या 1, 1 तो पूछेंगे, मैक्सिमम 2 पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और आप लोग इसको यहाँ से अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो नोट्स आप लोगों को दूंगा, वहां से आप लोग इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। अब हम कारक को तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कारक में किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो कि कारक किसे कहते हैं और हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। इसके बाद आपके 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के तो नहीं आते, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि परिभाषा उदाहरण सहित। जैसे आपसे पूछ लिए जाएंगे कर्ता कारक की परिभाषा सोदाहरण लिख के, कर्म कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। तो आपको इस तरह के सारे 8 जो मैंने आपको परिभाषाएं बताए ना, वो 8 परिभाषा आपको उदाहरण सहित 2 परिभाषा जरूर पूछे जाएंगे। 2 कि संप्रदान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। तो आपको तो मैंने ट्रिक से शॉर्ट से पढ़ा दिया है कि वो परिभाषा उदाहरण सहित आप लोग लिख सकते हैं। अब तो एक तो पहला टाइप हो गया कि परिभाषा उदाहरण सहित। दूसरा टाइप विभक्ति चिन्ह आपको दे दिए जाएंगे और उससे ऑप्शन नीचे रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। तीसरा टाइप आपसे रहेगा कि आपको रेखांकित करना होगा, यानी अंडरलाइन करना होगा। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिए जाएंगे पेड़ से पत्ता गिरा, और आपको बताना रहेगा उसमें कारक, कौन सा कारक का चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को रेखांकित करके उस कारक का नाम बताना रहेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूं, पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन में कि इसमें कारक चिन्ह को रेखांकित कीजिए, साथ में नाम लिखिए कारक का, तो से हो जाएगा। लेकिन आप लोग से पहले क्या है, पेड़ से गिरा ना, तो आप लोग पूरा पेड़ से रेखांकित कर दीजिए, पेड़ से। और पत्ता गिरना मतलब पेड़ से पत्ता का अलग होना, और जब अलग होने का बोध हो तो आपादान से, तो यहाँ पे कारक का नाम हो जाएगा आपादान। इस तरह से आपको करने रहेंगे। तो बस इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कारक से।
पहला तो उसका कारक किसे कहते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, फिर आपका परिभाषा उदाहरण सहित कर्म कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं उदाहरण सहित, फिर विभक्ति चिन्ह डायरेक्ट कि पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, और लास्ट में रेखांकित सेंटेंस आपको वाक्य दे दिए जाएंगे, उसमें आपसे पूछे जाएंगे कि रेखांकित कीजिए और साथ में कारक का नाम लिखिए। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो इतने टाइप के प्रश्न बनते हैं कारक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समास का। इसके बाद वाक्य भी है और वाच्य भी है। समास थोड़े से लंबा है, उसमें थोड़ा ज्यादा है, बट वाक्य और वाच्य बहुत ही शॉर्ट है। उसमें ज्यादा हम लोगों को, हमें बस सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हम यहाँ जो पढ़ाएंगे उसके बाहर नहीं कुछ होगा व्याकरण में। तो अभी हम नेक्स्ट समास कर रहे हैं। समास शुरू करने से पहले जो थोड़ा शॉर्ट है, जैसे वाक्य, उसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं वाक्य को। तो आप सभी को पता होंगे कि वाक्य मतलब सेंटेंस, और वाक्य तो आप जैसे हमेशा, जैसे हम लोग एक वाक्य लिखेंगे, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, ये एक वाक्य हो गया। अगर हम लिखेंगे बालक है पढ़ता, तो बालक है पढ़ता ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ। तो वाक्य जिसका कुछ, जिसे हम, वाक्य बनता कैसे, शब्दों को ही जोड़ के वाक्य बनता है, शब्दों को मिला के, शब्दों को, जैसे एक शब्द बालक है, एक पढ़ता है, एक है, तो शब्दों को जोड़ जोड़ के ही हम लोग वाक्य बनाते हैं। और वाक्य पढ़ने पर उसका एक कंप्लीट एक मतलब होता है। जैसे हम अगर बोले बालक पढ़ता है, तो इससे हमें कुछ समझ आ रहा है कि हाँ बालक पढ़ता है। बट जब हम ये बोलते हैं कि बालक है पढ़ता, तो इसका कोई अर्थहीन हो जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाते हैं, और जिसका कुछ अर्थ हो उसे ही वाक्य कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, इसका जैसे बालक है पढ़ता, तो ये कोई वाक्य नहीं हुआ। अब वाक्य के कुछ भेद होते हैं, जैसे रचना के आधार पे, रचना के आधार पे तीन तरह के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त।
तो वाक्य में क्या है ना कि ऐसे तो आपको बहुत बड़े दिख रहे होंगे कि बहुत सारा है, बट ये आसान है। इतने एग्जाम में हर एक, मतलब यहाँ से क्या होता है ना कि हर एक वाक्य से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हमें थोड़ा इसको पढ़ लेना है। जैसे रचना के आधार पे वाक्य 3 है, सरल, मिश्र और संयुक्त। और अर्थ के आधार पे देखेंगे तो बहुत सारा है। तो जो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, अगर 100% में 99% देखेंगे तो वो इन्हीं सरल और मिश्र और संयुक्त से आते हैं। तो पहला है सरल वाक्य, फिर है मिश्र और फिर है संयुक्त वाक्य। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं फिर से, और इसके भी नोट्स हम आप लोगों को दे देंगे, तो आप लोग वहां से उसको परिभाषा याद कर लीजिएगा, जैसा कि कारक में। तो सरल वाक्य काफी आसान है, इसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। एक क्रिया और एक कर्ता, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। काफी आसान है। सरल वाक्य में एक क्रिया और एक ही कर्ता, एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की घर जाती है, लड़की घर जाती है, लड़की घर जाती है। तो लड़की घर जाती है, तो घर जाना एक क्रिया हो गया और लड़की कर्ता। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। यानी आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना सिंपल सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्पाउंड, उसी तरह से हिंदी में भी होते हैं सेंटेंस, सरल, मिश्र, संयुक्त। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त, जिस वाक्य में एक सरल, मिश्र वाक्य में एक तो आपके सरल वाक्य होंगे, मिश्र वाक्य में एक आपके सरल वाक्य होंगे, साथ में उसके अलावा एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी होते हैं। आश्रित मतलब डिपेंडेंट जो होते हैं, डिपेंडेंट उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी होते हैं। जैसे यह वही नगर है जिसमें मैं बरसों तक रहा था। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि यह वही नगर है, यह वही नगर है जिसमें मैं बरसों तक रहा था, जिसमें मैं वर्षों तक रहा था। तो मिश्र वाक्य में एक तो आपके सरल वाक्य होते हैं और एक सरल वाक्य के अतिरिक्त आपके एक आश्रित वाक्य, यानी कि एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी होते हैं, उपवाक्य। जैसे यह वही नगर है जिसमें मैं बरसों तक रहा था। तो पहले क्या लिखा है, यह वही नगर है जिसमें मैं बरसों तक रहा था। तो इस तरह से हो जाते हैं मिश्र वाक्य। फिर आपके संयुक्त वाक्य, ये काफी आसान है, इसके नाम से ही पता कर सकते हैं। संयुक्त यानी ज्वाइंट, मतलब दो अलग अलग वाक्य को जब हम एक बना देते हैं, दो अलग अलग वाक्य को जोड़ के जब हम एक बना देते हैं तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। और हम लोग जिस भी जब दो वाक्य को एक बनाते हैं तो जिस शब्दों का यूज करते हैं उसे योजक शब्द कहते हैं। योजक, योजक शब्दों को जोड़ के ही हम लोग दो अलग अलग वाक्य को एक बनाते हैं। अब वो योजक शब्द हमारा होता है, बहुत से योजक शब्द है, जैसे और है, लेकिन, परंतु, इस तरह से और भी बहुत से। तो जब दो अलग अलग वाक्यों को हम लोग जोड़ के योजक शब्दों के द्वारा जोड़ के एक बना देते हैं उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। तो एक तो पहला है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, तो जो बीच में और आया ना वही योजक शब्द है हमारा। पहले था बादल घिरा, फिर है मयूर नाचने लगे, उसके बीच में और आया, जो और आने से ये एक सेंटेंस हो गया।
कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। तो और हमारा योजक शब्द है जो कि दो अलग अलग शब्दों को जोड़ के एक बना देता है। इसके बाद हमारा अर्थ के आधार पे है। अब इन तीनों से भी जो आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो आपके परिभाषा पूछे जाएंगे उदाहरण सहित, कि जैसे सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, या फिर मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित। पहला टाइप तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप आता है कि आपको आपके सामने सेंटेंस लिखे होंगे वाक्य और आपको पहचानना होगा कि इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा वाक्य है, सरल है या फिर मिश्र है। आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन रहेगा, लड़की घर जाती है, तो आपको पूछा जाएगा कि ये सरल है या फिर मिश्र है या फिर संयुक्त है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि आप सरल वाक्य मतलब एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है, और मिश्र वाक्य में जिसमें एक सरल वाक्य के साथ और भी बहुत से आश्रित वाक्य होते हैं, और संयुक्त में जब योजक शब्द आ जाएंगे और, परंतु, लेकिन, इसलिए, जैसे, तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, जितने भी लेकिन, परंतु, इसलिए, और, तो आप इन शब्दों को देख के पता कर सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। जब दो अलग अलग वाक्य के बीच में ये योजक चिन्ह आएंगे तो आप पता कर लेंगे। इसके बाद आपके जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो है कि आपको बदलना होता है। जैसे आपको सरल वाक्य आपके सामने रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इससे आप संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो वो भी आपको बताएंगे। अर्थ के आधार पे जो है विधिवाचक वाक्य, निषेध, आज्ञा, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, संदेह और संकेत। तो विधिवाचक में आपका सिंपल जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, इस तरह से विधिवाचक। निषेध, निषेध में इसके नाम से देखेगा निषेध, नी लगा है, निषेध, यानी आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लग जाता है, नहीं, तो निषेध मतलब ही नहीं। फिर आपका आज्ञावाचक, जिसमें आपको आज्ञा देना होता है, आज्ञा से संबंधित। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें जिस सेंटेंस लिखे हैं लास्ट में आपके प्रश्न का चिन्ह रहते हैं। जैसे कुछ प्रश्न पूछना है, क्या आप आज स्कूल जाएंगे, तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, हम लोग, ये तो काफी आसान है, इसके नाम में ही आंसर है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना, और हमेशा लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन में। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो आप लोग एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं इस तरह से, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बहुत बड़े नाम है विस्मयादि बोधक। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें आपके, जैसे हम कभी तारीफ करते हैं किसी चीज का कि वाह कितना सुंदर महल है, ठीक है, इस तरह से। इच्छावाचक भी है फिर, और इच्छावाचक संदेह, संदेह यानी कि डाउट, डाउट में जब हम लोग बातें करते हैं। संदेहवाचक, जब हम कोई भी बातों को संदेह में करते हैं, जैसे डाउट रहता है हमें किसी चीज पे, तो उस तरह से जब बात करते हैं तो संदेहवाचक। और लास्ट में संकेत, संकेत देना, इशारा, संकेत में बात करना। तो मेनली आपको जो परिभाषा याद रखना है ना, वो इन्हीं तीनों को याद रखना है, सरल, मिश्र और संयुक्त। इन सब के परिभाषा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने इतना इस चीजों को नहीं बताया, क्योंकि एग्जाम में आपके अगर आएंगे भी तो इसी तीनों में से कोई परिभाषा आएंगे, दो या एक, इधर से कुछ नहीं। तो आपको परिभाषा में सरल, मिश्र और संयुक्त पढ़ने हैं। बट आपको क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया कि कभी हो जाता है कुछ सेंटेंस को चेंज करना रहता है, कि आपके सामने एक प्रश्न, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा और उसको बोला जाएगा कि निषेधवाचक बनाइए, तो आप लोग निषेध में पता रहेगा कि नहीं लगता है, नहीं, तो आप उस सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। कुछ एक प्रश्न रहेंगे सरल में, आपको बोलेंगे कि इसको प्रश्नवाचक में बदलिए, विस्मयादि बोधक में बदलिए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, या फिर आपके सामने डायरेक्ट लिख के दे दिए जाएंगे इस तरह से, कि जैसे अ, मोहन मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता है, और आपसे पूछे जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य है।
तो आप नहीं से पता कर सकते, मोहन स्कूल नहीं जाता यानी निगेटिव, और हिंदी में निषेधवाचक वाक्य। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। या फिर जैसे क्या मोहन आज स्कूल, क्या मोहन क्या मोहन आज स्कूल गया था, प्रश्न लास्ट में। तो आप इससे भी पता, लास्ट में देख के आपको चिन्ह से भी पता कर सकते हैं कि जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी ये डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य, और क्या से भी स्टार्ट किया जा रहा है, इस तरह से। तो आपको मेनली जो याद रखने, 3 सरल मिश्र संयुक्त की परिभाषा उदाहरण सहित, जो कि आपको नोट में मिल जाएंगे, और साथ में आपको इन सब को मैंने कैसे बताया कि सरल वाक्य कैसे पहचानते हैं, मिश्र वाक्य कैसे पहचानते हैं, और संयुक्त वाक्य कैसे पहचानते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसमें आपको जैसे सरल वाक्य से हमें अगर उसको मिश्र में बदलना है तो वो कैसे बदल सकते हैं, या फिर मिश्र को संयुक्त में बदलना है तो कैसे, तो वो भी नोट्स में लिखे गए हैं काफी आसानी से वही। तो जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है वाच्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे वॉइस चेंज। इंग्लिश में तो पढ़ते हैं जैसे वॉइस चेंज, इसको हम लोग हिंदी में वाच्य पढ़ते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, इस तरह से हिंदी में भी है वाच्य। ये भी काफी आसान है। तो जो हमारा टॉपिक है वाच्य क्रिया के रूप रूपांतर को कहते हैं। क्रिया के रूप रूपांतर यानी जो क्रिया है उसके रूप और रूपांतर को, जिससे हमें रूप रूपांतर कहने का अर्थ है कि हमें ज्ञात होता है कि क्रिया के विधान का जो विषय है, क्रिया जो जिस विषय से क्रिया का पता चलेगा वो कर्म है, कृत है, या फिर भाव है। तो वाच्य में क्या है ना, 3 तरह के वाच्य की हमें पढ़ाई करना है। एक तो पहला पढ़ना है कृतवाच्य, बहुत से लोग कर्तृवाच्य भी बोलते हैं इसको, कृतवाच्य। फिर पढ़ना है कर्म वाच्य, लास्ट में हमें पढ़ना है भाववाच्य।
स्टूडेंट वॉच हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वॉच में 3 तरह के जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेनली मतलब पूछे ही जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो हम एक एक करके उसका परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी समझेंगे। और पहले तो हमने पढ़ा है कि वाच्य किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी अभी पूछे नहीं गए एग्जाम में कि वाच्य किसे कहते हैं, लेकिन हम तो जो टॉपिक सीख रहे हैं उसके बारे में तो हमें जानना होगा। तो क्रिया के रूप रूपांतरण को ही वाच्य कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया के विधान का जो विषय है, क्रिया करने का विधान मतलब करने का जो विषय है ना, वो कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृतवाच, जिसमें कृतवाच किसे कहते हैं कि क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। इसमें क्रिया का सीधा फल यानी क्रिया का सीधा फल कर्ता पर ही पड़ेगा। कर्ता यानी जो क्रिया कर रहे हैं उनके ऊपर ही उस क्रिया का सीधा फल पड़ेगा। जो भी व्यक्ति क्रिया कर रहे हैं उसका सीधा फल उन्हीं पे पड़ेगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे, अनिल रोटी खा रहा है। अनिल रोटी खा रहा है, तो अनिल हो गए कर्ता। अब क्रिया क्या, रोटी खाना, रोटी खा रहे हैं, रोटी खाना तो एक क्रिया हुआ, तो इसका फल, इनका जो फल है रोटी खाना, ये तो अनिल के ऊपर ही पड़ रहा है। तो इसी तरह से क्रिया का सीधा फल कर्ता पर ही पड़ता है। यानी अनिल रोटी खा रहा है तो अनिल अनिल के द्वारा जो क्रिया किए जा रहे हैं वो उसका सीधा फल अनिल के ऊपर ही पड़ रहा है। फिर कर्मवाच। कर्मवाच्य में क्या है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। वाक्य का जो उद्देश्य होगा ना, वाक्य का उद्देश्य वो हमारा क्रिया का ही कर्म होगा। जैसे पत्र भेजा गया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पत्र भेजा गया, डायरेक्ट बात हो रही है कि पत्र जो है भेजा गया। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया। तो वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। और हमारा जो थर्ड है भाववाच्य, इसमें क्या होता है कि भाववाच्य में वाक्य का उद्देश्य ना तो कर्ता है ना कर्म, बल्कि इन सबसे अलग क्रिया का भाव ही प्रधान है। वाक्य का उद्देश्य, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है ना कि भाववाच्य में वाक्य का उद्देश्य ना तो कर्ता है ना कर्म है, बल्कि इन सबसे अलग क्रिया का भाव ही प्रधान है। जैसे आप खेला जाए, तो वाच्य काफी आसान था। इसमें आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी 3 टॉपिक से क्वेश्चन। तो सबसे जो पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इन तीनों वाच्य का आप लोग परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अनिल रोटी खा रहा है, यह कौन सा वाच्य है। नीचे 3 ऑप्शन रहेंगे, तो आप पता कर सकते हैं कि अनिल रोटी खा रहा है ये क्या हो गया, कृतवाच्य हो जाएगा। और जो तीसरे टाइप के प्रश्न बनते हैं वो आपको बदलना होता है वाक्य को। जैसे आपके सामने कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, या फिर कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना, इस तरह से क्वेश्चन। और बहुत से ऐसे भी ट्रिक हम कर सकते हैं कि कृतवाच्य में सिंपल सिंपल बातें, जैसे अनिल रोटी खा रहा है, विवाह स्कूल जा रही है, इस तरह से कृतवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, इस तरह से पत्र भेजा गया। और भाववाच्य थोड़ा अलग है, अब खेला जाए, आज यहीं ठहरा जाए, अब चला जाए, इस तरह से।
तो सेंटेंस हम लोग कैसे चेंज करते हैं, जैसे आपके सामने इस तरह से रहेंगे कृतवाच्य में, मैंने फल खरीदे, ये कृतवाच्य, और आपसे पूछे जाएंगे कि इसको आप कर्मवाच्य में चेंज करिए। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना है, यानी इंग्लिश में जिस तरह से एक्टिव वॉइस है, ये आपके कृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो जिस तरह से आप वहाँ बाई का यूज करते हैं, तो यहाँ वही क्या होता है, द्वारा होता है बाई का मतलब। तो क्वेश्चन है मैंने फल खरीदे, आपको कृतवाच्य दिया गया है और आपको चेंज करना है, कृतवाच्य आपको दिया गया है मैंने फल खरीदे, मैंने फल खरीदे कृतवाच्य, और आपको चेंज करना है कर्मवाच्य में। तो यहाँ हो जाएंगे मेरे द्वारा फल खरीदे गए, मेरे द्वारा फल खरीदे गए, ये हो गया। काफी आसान है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कृतवाच्य में जैसे कि मैंने फल खरीदे, तो कर्मवाच्य में हो जाता है बस द्वारा, आपको याद रखना कि द्वारा लगाना, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज जब आप इंग्लिश में करते हैं तो वहाँ बाई का यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ भी मेरे द्वारा फल खरीदे गए, कर्मवाच्य। फिर आपको कृतवाच्य में दिया गया है हिरन दौड़ता है, और इसे हम लोग चेंज करेंगे भाववाच्य में। भाववाच्य, तो भाववाच्य में हो जाता है हिरन से आता है, हिरन से दौड़ा जाता है, हिरन से दौड़ा जाता है। तो कृतवाच्य में जिस तरह से कृतवाच्य में क्वेश्चन है हिरन दौड़ता है, हिरन दौड़ता है, और आपको चेंज करना है भाववाच्य। तो हिरन से दौड़ा जाता है, से आपको से, या जिस तरह से इसमें द्वारा आता है कर्म में, इस तरह से भाव में से आता है, हिरन से दौड़ा जाता है, हिरन से दौड़ा जाता है, इस तरह से। तो ये थे वाच्य, और लास्ट हमारा जो बचा हुआ है टॉपिक वो समास है। तो स्टूडेंट अब लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा हुआ समास है। तो समास की परिभाषा जो है, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के कुछ भेद हैं, जैसे हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, फिर है तत्पुरुष अवयवी भाव, कर्मधारय, द्विगु, उसके बाद बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। तो इस तरह से हमने समास के भेद लिखे हैं। समास, दो पदों के मेल को समास कहते हैं, और समास के ये भेद है। तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो तो सबसे पहला टाइप होता है कि आप परिभाषा उदाहरण सहित, जैसे तत्पुरुष समास की दो, कम से कम दो प्रश्न ऐसे आएंगे उदाहरण परिभाषा का, कि तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पहला टाइप तो ये। उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं कि समास शब्द दे दिए जाते हैं, उसको समास विग्रह करके उसका नाम। तो सबसे पहला है द्वंद्व समास। इसको आप कैसे समझते हैं, इसका जो ट्रिक है वो और रहता है, बीच में और अगर करेंगे, जैसे जैसे हमें लिखना है
जैसे अगर वर्ड है सीताराम, सीताराम, तो हम इससे सीताराम को सीता और राम ऐसे लिख सकते और करके। तो इसमें मेनली आपको और याद रखना है कि द्वंद्व समास को अगर विग्रह करना है तो और शब्द को आपको लिखना होगा। या फिर कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि विग्रह करके दे दिए जाते हैं और आपसे समास का नाम पूछा जाता है। जैसे सीता और राम, आपसे पूछे जाएंगे सीता और राम कौन सा समास है, सीता और राम। तो आपको ट्रिक पता रहेगी कि और द्वंद्व समास होता है, तो और अगर द्वंद्व समास होता है आप और द्वंद्व पे टिक करिएगा। तो इस तरह से। और तत्पुरुष में जैसे का से रिलेटेड बहुत से वर्ड होते हैं, का के की, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ और तत्पुरुष में जो अंतिम खंड होता है, जिस समास पद का अंतिम खंड प्रधान हो, जिस समास पद का अंतिम खंड जो होता है, अंतिम खंड वो प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ का आता है, इस का से आप समझ सकते हैं तत्पुरुष समास। इसके पहले, इन सबसे पहले हम द्विगु को डिस्कस। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होते हैं, संख्या। जैसे चौराहा, तो चौराहा में चार राहों का समूह, जिसमें चार आ जाए। तो जब भी कोई समास में आप देखिएगा कि संख्या है, संख्या नंबर है कोई, तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विगु है। जैसे चतुर्मास, चतुर्मास मतलब चार माह का समूह या चार महीनों का समूह। तो जब भी संख्या आ जाते हैं इसमें आप लोग समझिए कि द्विगु होते हैं। तो द्विगु में संख्या से रिलेटेड आप कर सकते हैं कि जब भी संख्या होगा कि चतुर्मास, और आप विग्रह भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्मास को समास विग्रह का नाम लिखिए, तो चार महीनों का समूह, अर्थात चार से आप पता कर सकते हैं कि वो द्विगु है क्योंकि संख्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है कि जिस सामाजिक पद में विशेषण विशेष्य का अथवा विशेषण विशेषण का मेल हो, विशेषण विशेषण का मेल। हैंडराइटिंग को लेकर आप लोग को यहाँ समझने में अगर दिक्कत हो रहे होंगे तो आपको तो नोट्स मिलेंगे, आप इस क्लास के बाद ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको तो वहां से मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप नोट्स से ही इसको पूरा फेयर करिएगा। बस यहाँ जो हमारा क्लास कराने का जो असली मकसद है वो है आप लोग बस इसको समझ जाइए, क्योंकि अगर आप समझे रहेंगे तो वो नोट्स से पढ़ने में काफी आसान होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ बस आप समझिए और बाकी आप लोग नोट्स से पढ़िएगा। तो कर्मधारय में जो होता है विशेषण विशेषण का मेल होता है, विशेषण विशेषण का। और ऐसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि विशेषण विशेषण का मेल हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो आप लोग बस विशेषण विशेषण का मेल कर्मधारय में याद रखिएगा। कर्मधारय में विशेषण विशेषण का मेल होता है। जैसे अगर कर्मधारय का कुछ उदाहरण देखेंगे तो पीताम्बर, पीताम्बर मतलब क्या होता है, पीला कपड़ा। मतलब एक तरह से कर्मधारय में वर्ड का कोई भी शब्द दिया जाता है और उस शब्द का अर्थ पूछ, मतलब अर्थ आपको बताना है। जैसे सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छा गुण, सद्गुण आपको उसका अर्थ बताना है, अच्छा गुण। पीताम्बर पीला कपड़ा या पीला वस्त्र। और कभी भी कोई कर्मधारय में क्या होता है ना, कोई अगर हमें समास विग्रह करना है तो उसको है जो करके, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे है जो, जैसे है जो करके हम उस सेंटेंस आगे का वर्ड जोड़ते हैं। जैसे अगर हमारे सामने क्वेश्चन है नीलांबर, नीला अंबर,
तो अंबर मतलब तो आसमान आकाश, तो नीला अंबर मतलब कि नीला है जो अंबर, नीला है जो, तो ये जो है जो आ रहा है इसलिए मैंने लिखा है आपको कि है जो, जब भी आपको देखेंगे है जो, नीला है जो अंबर, इस तरह से कर्मधारय समास की पहचान होती है। फिर हमारा अवयवी भाव। अवयवी भाव में क्या होता है कि इसमें आपको डायरेक्ट, जैसे वर्ड का मतलब, जैसे क्वेश्चन आएंगे भर पेट, भर पेट, तो भर पेट इसको कुछ अलग तरह से विग्रह करते हैं, जैसे भर पेट, तो इसको ऐसे पेट भरकर, भर पेट मतलब एक तरह से अर्थ ही जान ले, भर पेट मतलब पेट भरकर। निडर, दूसरा है निडर मतलब बिना डरे, इस तरह से। और अवयवी भाव में एक और अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोगों को मैं यहाँ समझा देता हूँ। ऐसे आप नोट से तो आप लोग, अगर आप लोग अपने कॉपी में उतारिएगा नोट्स जब लेंगे, तो अभी तो यहाँ बस अवयवी भाव में जैसे एक तो आपको अर्थ टाइप के बताना कि भर पेट मतलब पेट भर कर, निडर मतलब बिना डरे, और जो सेकेंड टाइप है उसमें सेम सेम वर्ड दे दिए जाते हैं, जैसे घर, घर, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन शब्दों का समास विग्रह का नाम बताइए। तो जब सेम दोनों शब्द सेम होते हैं, घर घर, तो हमें इसको कुछ विरुक्ति से ऐसे विग्रह करते हैं, घर शब्द की द्विरुक्ति, मतलब एक बार आप ये शब्द में लिख दीजिए घर, दो बार है तो आप एक बार लिखिए घर, और फिर लिख दीजिए शब्द की द्विरुक्ति, द्विरुक्ति मतलब ये दो बार होगा, इसीलिए। तो घर शब्द की द्विरुक्ति, इस तरह से। तो जब भी सेम सेम क्वेश्चन आता है, जैसे धीरे धीरे एक बार माध्यमिक में पूछा गया था, धीरे धीरे, तो यहाँ भी एक बार आप धीरे लिख सकते हैं, धीरे शब्द की द्विरुक्ति लिख देंगे, शब्द की द्विरुक्ति, द्विरुक्ति। इसमें तीसरे टाइप भी अवयवी भाव में टोटल तीन टाइप है, तीसरा टाइप जो है लास्ट टाइप है अवयवी भाव का, उसमें दो मतलब एक ही शब्द दो अलग रूप करना है हमें, जैसे प्रतिरूप, तो इसको हमें दो भागों में बांट देना होता है, प्रतिरूप, तो एक तो हो गया प्रति और दूसरा हो गया रूप। प्रति जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, अव्यय, अव्यय होते हैं, और फिर रूप लिख देंगे इधर, रूप। ये सब जो स्टूडेंट हम उदाहरण बता रहे हैं, ये सब नोट्स में भी लिखे गए, तो आपको यहाँ पे वहां पे दिक्कत नहीं होंगे। तो प्रतिरूप में प्रति लिख देंगे, मतलब ये तो काफी आसान है, अलग कर देना प्रतिरूप, बस आपको अगर कुछ याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो पहला वर्ड होगा प्रति, उसके बाद आपको इस तरह से अव्यय लिखना है ब्रैकेट में, उसके बाद रूप। तो अवयवी भाव में ये तीन थे, जिसमें एक पहला टाइप फिर से समझ लीजिए कि अवयवी भाव में तीन थे, भरपेट, निडर, जिसमें शब्द का अर्थ के हिसाब से बताने, निडर मतलब बिना डरे, भरपेट मतलब पेट भरकर। दूसरा टाइप है कि जब सेम शब्द दे दिए जाएंगे दो बार, घर और घर, तो आपको एक बार घर लिख के शब्द की विरुक्ति लिख देना है, या फिर धीरे धीरे तो धीरे लिख के शब्द की विरुक्ति लिख देना है। फिर है प्रतिरूप, जिसमें दो दो अलग भागों में हमें लिख देना है, जैसे प्रति लिख के पहले जब पहला शब्द लिखेंगे उसके ब्रैकेट में ही अव्यय लिख देंगे, और फिर रूप लिख देंगे, प्रतिरूप, इस तरह से। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब टॉपिक समाज के जो लास्ट भेद पढ़ने हैं, वो है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समाज में क्या होता है कि जिस समास में अन्य अर्थ प्रधान होता है, जिस समास में अन्य अर्थ प्रधान होता है, अर्थात अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ के, अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ के
किसी भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब अपना जो शब्द रहेंगे वो अपने शाब्दिक अर्थ नहीं कराएंगे, किसी भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर मतलब कि लंबोदर जिसका जो बहुत ही लंबे होते हैं, जैसे जिसका लंबोदर लंबा है। यहाँ लंबोदर में उदर भी छिपा, उदर, उदर मतलब शरीर से रिलेटेड, शरीर। तो इसको विग्रह करेंगे, लंबोदर को, लंबा है उदर जिसका, जिसका, इस तरह से लास्ट में जिसका रहते हैं इसमें। जैसे कर्मधारय में मैंने बताया कि है जो, इस तरह से बहुब्रीहि में जिसका। और साथ में एक सबसे लास्ट टाइप जो होते हैं वो इसमें होते हैं तो लास्ट जो हमारा है वो भी हमने उस भेद में नहीं लिखा था, इस समाज को भेद में मैंने मेंशन नहीं किया था, वो समाज में भेद में जब मैंने स्टार्टिंग में भेद लिखा थे, क्योंकि ये बहुत अलग है और बहुत कम ही आते हैं, एक दो बार ही आया माध्यमिक में। नग्य समाज जिसको बोलते हैं, नग्य समाज, जिसमें हमारा काफी आसान है, इसमें जो भी सेंटेंस होंगे उसके आगे और रहेंगे, मतलब कुछ भी, जैसे न्याय इधर लिखा है अन्याय, तो सबसे पहले है, फिर असंभव। तो जो भी शब्द अगर देखेंगे मेन, तो संभव उसके आगे और लगा है, न्याय इसके आगे और लगा है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस हो इस तरह से, न्याय तो उसका एक तरह से अन्याय, और विलोम तरह से असंभव, संभव का असंभव, इसको विग्रह करते हैं, बस नौ लिख देते हैं और न्याय लिख देते हैं। काफी आसान है विग्रह करने का, बस अन्याय में अन्याय मतलब न लिख के और फिर न्याय लिख देना, और असंभव में न लिख के संभव लिख देना। ये होते हैं ना ये समस्या। ये भी काफी काफी तो नहीं, बट इम्पोर्टेंट है, एक दो बार आए एग्जाम में। स्टूडेंट्स, हमने चारों टॉपिक जैसा कि बोला था आज कवर करेंगे, चारों टॉपिक कवर कर लिया। इसमें बहुत से ऐसे हैं, जैसे अगर हम देखेंगे कारक, समास, वाक्य और वाच्य, ये चारों काफी, और भी बहुत से डिटेल्स में अगर पढ़ते हैं तो बहुत है इसके बारे में। लेकिन हमें बस, हमने जो पढ़ाई किया वो हमारे सिलेबस को ओरिएंटेड, कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। और एग्जाम में मैंने जो करा है उसके बाहर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं अभी तक। जितने भी 2017 से न्यू सिलेबस के एग्जाम हो रहे हैं, 17 से लेके अभी तक जितने बार भी एग्जाम हुए 17 से 25 में, इसमें आप लोग पेपर में जाके देख सकते हैं, कब इस जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे तो समास, कारक, वाक्य, वाच में और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो हमारे सिलेबस के हिसाब से काफी है। और ये चारों टॉपिक को आप लोग
नोट्स से अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता रहेगा, उस टाइम पढ़ते टाइम आपको याद आएगा कि ऐसे ट्रिक था, ऐसा शॉर्ट था। तो इस तरह से हमने आज चारों टॉपिक, जो हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक ही थे क्लास 10 माध्यमिक में, 4 टॉपिक है, कारक, समास, वाक्य और वाक्य, उसको आज चारों टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अब इसके बाद हमने, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, इसमें हम लोग मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैथ्स में, जितने भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ज्यादातर माध्यमिक में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जैसे मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में भी बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, खास करके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो हम जितने भी PYQs है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 17 से लेकर के 25 तक में जो पूछे गए हैं, उसको हम लोग करेंगे एक वीडियो में कवर। तो वहाँ सभी शॉर्ट क्वेश्चन आपके, स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चन सब, जो ज्योमेट्री से, ज्यामिति से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्षेत्रमिति से, इन सभी को करेंगे। तो अगर आज का वीडियो स्टूडेंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग ऐसे ही इसको, हमारे चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।